हेलो ऑल। एपीएफसी और ईओ जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस कवर करना इनफ नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम एक इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, और किस तरीके से हम मैक्सिमम आउटपुट अपने पढ़े हुए पोर्शन से इंश्योर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो देयर आर मल्टीपल एरियाज जो एक रिवीजन को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें रिवाइज करना क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई कहां से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है और कब रिवाइज करना है। अगर इन चारों चीजों का हम होल देखें तो हमें एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें रिवाइज करना कहां से है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोग दोबारा से वो सारी बुक्स नहीं पढ़ोगे, बल्कि जो आपने पहले पढ़ ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत फॉलो करी है फॉर इंडियन पॉलिटी, आपने स्पेक्ट्रम फॉलो करी है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो बहुत बल्कि बुक्स हैं, एक या दो रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक्स आपकी एक लिमिटेड टाइम में रिवाइज नहीं भी हो पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो उनकी मैक्सिमम 2-3 रीडिंग लीजिए। अगर टाइम कम है तो एक रीडिंग तो एटलीस्ट उन बुक्स की लीजिए, और उनके बाद आप लोगों को उन बुक्स को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले आप उन बुक्स को दोबारा से रिवाइज कर पाओ। तो यहाँ पर फिर अब हमें रिवीजन करनी कहां से है। तो सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों ने ध्यान ये देना है कि आपने जो भी सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, या फिर जो भी प्रिंटेड नोट्स में आपने चीजें हाईलाइट करी है, उन्हीं नोट्स को आपने यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन के लिए। मतलब जो आपका अब इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिवीजन होगा वो बुक्स द्वारा से नहीं होंगी। आपका मेन और अल्टीमेट और इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिवीजन आपके नोट्स रहेंगे, जो आप लोगों ने किसी भी फॉर्म में बनाए हैं। किसी बच्चे ने टाइप करके बनाए हैं, किसी बच्चे ने हमारे जो कोर्स के मटेरियल थे उन्हीं में हाईलाइट कर लिया है, या फिर किसी बच्चे ने अपने सेल्फ मेड जो है नोट्स बनाए हैं। तो जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, आपने उन्हीं से उनको रिवाइज करना है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, हमारे सोर्स क्या होता है रिवीजन का, वो होता है मॉक टेस्ट। दोस्तों, टेस्ट को सिर्फ हम इवैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, टेस्ट को हम एक रिवीजन के लिए भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कंपोनेंट पढ़ लिया है, आपने उसका टेस्ट दिया, तो आपने देखा कि भाई जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं, क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ, यूज कर पा रहा हूँ, और आप उसके ऊपर नंबर ले पा रहे हो। तो अगर आप अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग चीजों को रिवाइज भी कर पा रहे हो और उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो मॉक टेस्ट है वो भी आपके रिवीजन का सोर्स बनेंगे। वो आपको बताएंगे कि भाई आपने कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ा था, और उसको आप किस तरीके से आप एक बार दिमाग में दोबारा घुमा रहे हैं, तो आपकी रिवीजन में वो हेल्प करेगा। एक बात आप लोगों ने पक्का ध्यान रखनी है कि इस टाइम पर आपको मार्केट में या फिर दोस्तों के द्वारा बहुत सारा मटेरियल दिखाया जाएगा, तो उससे स्ट्रेटेजी भी होती है। लेकिन आपने किसी भी नए मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। आपने जो भी सोर्स अभी तक फॉलो किया है, जो भी चीज आपने पढ़ी है, वही आपकी अब रिवाइज होगी। आप कोई नया सोर्स ऑफ रिवीजन फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्लंडर काफी बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि भाई एक समरी बुक आ गई है, एक समरी शीट आ गई है, इसको फॉलो कर लेते हैं, इससे शायद हमारी हेल्प हो जाए। नहीं, जो चीज आपने एक बार पहले पढ़ रखी है, आप जिससे एक बार गो थ्रू हो चुके हो, उसी चीज को बाद में दोबारा रिवाइज करने के लिए यूज करो, ताकि आपको एक पता हो कि भाई किस चीज को मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है। और अगेन, कई पर्टिकुलर चीजों से हमारी ट्यून इन हो जाती है, तो अगर आप वही चीज से दोबारा रिवाइज करोगे, तो आपको एक इफेक्टिव रिवीजन देखने को मिलेगी। नए सोर्स में कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, और हम टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, और आउटपुट हमें फिर नील बटे सन्नाटा देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम वेयर टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज फ्रॉम द नोट्स और यू कैन रिवाइज फ्रॉम द मॉक टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई व्हाट टू रिवाइज, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ना हर एक बच्चे की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। किसी को डेट्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। किसी को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। तो हर बच्चे की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, हर एस्पिरेंट की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो मॉक टेस्ट देने के बाद, चैप्टर वाइज क्विज देने के बाद, कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में लैग कर रहे हो। क्या आप पढ़े हुए पोर्शन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने चीजें पढ़ी कम है, या फिर आपने एक और दिक्कत क्या आ रही है कि भाई आपने पढ़ा तो है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वहां पर क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, उसके हिसाब से आपको चीजें अब रिवाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनकी हाई वेटेज है वो तो पढ़ने ही पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो अकाउंट्स है, आईआर, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल साइंस है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में काफी कंपोनेंट्स, काफी क्वेश्चन आपको इन कंपोनेंट से देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के, वो आपकी प्रायोरिटी में रिवाइज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके प्रायोरिटी में प्रिपेयर होंगे। सिमिलरली, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो गांधीयन मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी में आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि हर कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं,
जो हमें मिस नहीं करने। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते मिस करने की। फॉर एग्जांपल इस एक्ट ने पहली बार इंडिया में बाइकैमेरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, तो वो पॉइंट हमें बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं और कोई पॉइंट रिमाइंड करने की सोचूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे नहीं आएगा, क्योंकि यही इस एक्ट की सबसे खास बात थी। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 पढ़ रहा हूं, तो वहां पर मुझे पता है कि पहली बार इसने फेडरेशन जो है बनाने की बात करी और सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने की बात करी। तो एक हर एक्ट का आपको यूनिक पॉइंट देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एक और बात कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हम हमेशा मिस कर रहे होते हैं, भूल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं किसी बच्चे की बात करूं, मेरे साथ एक दो बच्चों ने बात करी, तो वो जो हिस्ट्री में राजाओं के नाम या फिर बैटल के नेम्स हमेशा भूलते हैं, जितना मर्जी बार वो पढ़ लें फिर भी उनसे वो भूल जाते हैं वो। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को, इन एरियाज को जो आप बार बार भूल रहे हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं डिस्पाइट मल्टीपल रिवीजन, वो आपको बार बार रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि वहां पर कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो हर एरिया जहां पर आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मैं भूल जाता हूँ या फिर ये मुझे याद नहीं रहता है, वो आपने पक्का रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हर कंपोनेंट की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पक्का याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं यूपीएससी से हल्का लेवल कम है और आपको फैक्चुअल क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आर्टिकल अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, डेट्स, नेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो अगेन रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, पीडीजी का पार्ट है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो अगेन बहुत सारा हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वहां पर भी। तो हर कंपोनेंट में कुछ अलग तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, तो वो हम मिस नहीं करेंगे, वो हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर काफी बच्चे एक ब्लंडर क्रिएट करते हैं। वो ब्लंडर ये है कि हम करंट अफेयर को ओवर वेटेज देते हैं। दोस्तों करंट अफेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और आप वहां पर अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन एक बार कवर करके करंट अफेयर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप अगर रिवाइज भी करेंगे मल्टीपल टाइम तो 8 हो जाएंगे, 9 10 नहीं फिर भी होने वाले। तो यहाँ पर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको मेरी सलाह है कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन की रिवीजन ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में स्टैटिक पोर्शन जिस बच्चे को आता है उसकी सिलेक्शन नहीं रुकने वाली, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक पोर्शन की वेटेज बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर की वेटेज 10 क्वेश्चंस है ना, और उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट वेटेज है, 5-10 क्वेश्चन और लगा लो। लेकिन स्टैटिक पोर्शन की वेटेज बहुत हाई है, भले ही वो कंप्यूटर हो, भले ही वो पॉलिटी हो, भले ही वो हिस्ट्री हो, भले ही वो साइंस हो। तो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन की रिवीजन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो व्हाट टू रिवाइज, पहली बात तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनकी वेटेज ज्यादा है, उनमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये। उसके बाद करंट अफेयर के वेटेज थोड़ी कम रखेंगे रिवीजन में, स्टैटिक पोर्शन की रिवीजन ज्यादा रखेंगे। करंट अफेयर वाइड में ज्यादा कवर करने की जरूरत है, ना कि डेप्थ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमें कब रिवाइज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे जनरली, आपने सुना भी होगा कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी होती है कि एक बार कंपोनेंट कवर कर लो, सिलेबस कवर कर लो, फिर रिवाइज करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जो टाइम ऑफ रिवीजन है वो 3 टाइम होना चाहिए बेसिकली। एक, जब आप पहली बार कंपोनेंट कवर कर रहे हो व्हाइल कवरिंग द कंपोनेंट। दूसरा, जब आपने कंपोनेंट कंप्लीट किया है। और तीसरी बार, जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। और हर एक ड्यूरेशन पे, हर एक पॉइंट पर आपकी जो इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी वो भी बदलेगी। फॉर एग्जांपल, जब आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर पहली बात तो आप 90-10 रूल फॉलो करोगे। 90-10 रूल क्या है कि अगर मान लो आपने कंपोनेंट के लिए 3 घंटे डेली डिसाइड किया कि मैं भाई पॉलिटी डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, तो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। तो 180 मिनट आप पॉलिटी को दे रहे हो, तो यहां पर जितना भी टाइम आप दे रहे हो उसमें से 10% टाइम, मतलब 18 मिनट आप लोगों को निकाल लेने हैं फॉर रिवीजन, और बाकी जो आपके 162 मिनट्स बने वहां पर आपने नया पोर्शन कवर करना है। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि आपने कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप कवर कर रहे हो और जो भी टाइम उसके लिए डिवोट किया है, तो पूरे टाइम में सारा नया नहीं पढ़ना है। लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 10 मिनट आपने जो भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पढ़ा है, 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में, वो आपने रिवाइज पक्का करना है कि मैंने एक बार ब्रीफली गो थ्रू कर लूं कि मैंने आज क्या कवर किया है। एक और बात कहोगी कि जब आप एक पूरा सिलेबस को कवर कर रहे हैं, टॉपिक को कवर कर रहे हैं 1 बाय 1, तो जब आप नेक्स्ट डे शुरुआत करें तो उससे पहले एक बार ब्रीफली लुक ले लें कि भाई कल मैंने क्या पढ़ा था। तो ये एक बार इफेक्टिव रिवीजन होगी आपकी व्हाइल कवरिंग द कंपोनेंट। दूसरा रूल क्या है कि आप चैप्टर वाइज क्यूज देते रहिए। जैसे ही मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसका क्यूज दीजिए, ताकि आपको पता लगे भाई मैंने चैप्टर कितनी इफेक्टिवनेस से जो है कवर किया है। अगर आपके चैप्टर के क्यूज में कम नंबर आ रहे हैं तो मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको दोबारा उसी टाइम दिखना चाहिए। अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्विज में जो आपको मिस्टेक्स लगी, जो पॉइंट आपने पढ़ के भी मिस कर दिया है, तो वो आपने पक्का एक बार देखना ही देखना है। और तीसरा जो एरिया है वो है 6-1 रूल। देखिए 6-1 रूल क्या है कि हफ्ते में 6 दिन नया पढ़िए और 7वें दिन जो 6 दिन में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने 6 दिन में पॉलिटी के 15 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, पहले 15 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए, तो लास्ट के 7वें दिन आप लोगों ने जो भी पढ़ा है 15 चैप्टर, इसको एक बार ब्रीफली 2 या 3 घंटे में रिवाइज करना है, ताकि आप ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि जो पीछे भी पढ़ते जा रहे हैं उसको भी एक कमांड में रखें अपनी मुट्ठी में, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइल कवरिंग द कंपोनेंट भी हमें रिवाइज करना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे ही आपका कंपोनेंट कवर होता है तो उसके बाद भी आपकी रिवीजन चलेगी। फॉर एग्जांपल आपने पहले 3 शिफ्ट में पढ़ाई करी, आपने पॉलिटी, अकाउंटेंसी और क्वांट कंप्लीट कर दिया। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा आप रिवीजन रखेंगे, जहां पर 20 मिनट पॉलिटी, 20 मिनट क्वांट, 20 मिनट क्यूआरई, इनको टच में रखेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ते रहेंगे बार बार। तो डेली 30 मिनट अगर आपने 2 कंपोनेंट कवर किए या फिर अगर आपने 3 कर लिए तो 1 घंटा, तो ये आपका रिवीजन शेड्यूल में टाइम ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे थे, तो जैसे ही आप 2-3 कंपोनेंट कवर करके आगे बढ़ोगे तो आपको टाइम भी बढ़ाना है, 5 घंटे करना है, तो जो टाइम बढ़ रहा है वो आपका रिवीजन का टाइम होगा। एक और बात कि मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे इन रिवीजन आफ्टर कवरिंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। एंड दोस्तों उसका जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज रिवीजन साइकिल का। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आज मैं 3 कंपोनेंट्स को रिवाइज करना शुरू करूंगा अगले 1 हफ्ते के लिए, फिर मैं अगले 3 कंपोनेंट आऊंगा उनको अगले 3 हफ्ते अगले 1 हफ्ते रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन साइकिल बन जानी चाहिए। तो अगेन देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन चल रही है एक साथ। आपने एक बार तो कवर करते टाइम ही रिवाइज कर लिया, फिर आपने कंपोनेंट कवर करने के बाद भी रिवाइज कर लिया, और फिर आपने सिलेबस कवर करने के बाद भी रिवाइज कर लिया। तो ये एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है। एंड लास्ट में एक और बात कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, हमारा चौथा पोर्शन। अभी हमने क्या कवर किया, कहां से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है और क्या रिवाइज करना है। अब जब बात करते हैं हाउ टू रिवाइज, तो हाउ टू रिवाइज में आप लोगों के पास पीवाईक्यूज पक्का होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके पास अगर पीवाईक्यू नहीं है तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट सॉल्व पीवाईक्यूज फॉर एपीएफसी एज वेल ईओ एग्जामिनेशन। आपके पास ये पक्का होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एपीएफसी के 2002, 2004, 2012 और 2015 की सॉल्व पीवाईक्यूज और ईओ के 2017 और 2021 के सॉल्व पीवाईक्यूज आपको इस पर्टिकुलर गाइड बुक में मिलेंगे। तो प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, और यहाँ की डाउनलोड करने का एनालिसिस करने के बाद आपको पता हो कि भाई किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों क्योंकि एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो आपको हाउ टू रिवाइज में एक पॉइंट पक्का ध्यान रखना है कि आपका फोकस रीडिंग के बजाय अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपने रिवाइज करना शुरू किया तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए भाई मुझे टॉपिक जल्दी से रीड कर लेना दोबारा से, ठीक है ये बेस्ट रहेगा, नहीं। आपने समझना है दोबारा से, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आप रिवीजन करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो उस रिवीजन का कोई फायदा नहीं है, उस रिवीजन का आउटपुट ही नहीं है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिवीजन की आउटपुट क्या आनी चाहिए, वो है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको भाई अब टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया है और इसके ऊपर आप गलती नहीं कर पाओगे, कंसेप्चुअल गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर हाई अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मैं अकाउंट की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, देन जनरल साइंस की बात करूं, तो कुछ क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, तो वो आपने मिस नहीं करनी है। आपको टॉपिक की समझ पक्का होनी चाहिए और वही अल्टीमेट आउटपुट है आपकी रिवीजन की। एक और बात कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो आपको राइटिंग के थ्रू रिवाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगेन इवेंट्स की क्रोनोलॉजी जो है वो रिवाइज करनी है, तो वहां पर लिख के रिवाइज करनी है। आपने कोई करंट अफेयर का डाटा रिवाइज करना है तो अगेन लिख के रिवाइज करना है, क्योंकि लिखने से हमारी जो है आउटपुट बढ़ती है। आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। तो रिवीजन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को राइटिंग के थ्रू जो है रिवाइज करना है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। एक और बात कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं वहां पर सीक्वेंस ब्रेक करिए सिलेबस कवरिंग का। फॉर एग्जांपल आपने पहले एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर किया कि पॉलिटी में मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पढ़ा, फिर मैंने इंडियन यूनियन एंड सिटीजन पढ़ा, फिर मैंने राइट्स पढ़ा, फिर मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा, फिर मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, फिर मैंने पार्लियामेंट पढ़ा। आप इस सीक्वेंस से चले। दोस्तों यहाँ पर रिवीजन के टाइम पर जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। होता क्या कि कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर इनिशियल हाई फ्रेश एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपने रिवीजन शुरू किया, आपका जोश हाई है, तो यहाँ पर अगर आप पहले ही पार्लियामेंट रिवाइज कर ले या फिर राइट्स एंड ड्यूटी से रिवाइज कर लें तो उनमें आपको हाई आउटपुट देखने को मिलेगा और कंपोनेंट की वेटेज भी ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो आप पहले रिवाइज करना शुरू करते हैं फिर सीक्वेंस से, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी रिवीजन की इंटेंसिटी डाउन हो जाती है और फिर वहां पर आपको आउटपुट पूरा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सीक्वेंस पक्का ब्रेक करिए, क्योंकि एक नई फ्रेश एनर्जी आएगी और उसके साथ आप लोगों की इफेक्टिवनेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पक्का बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो पहला चैप्टर मिस करिए, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में सीधा आइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भले ही दोबारा से वो देख लीजिए, बट आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ, आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस कब बनाते हैं, जब आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो सीक्वेंस ब्रेक पक्का करिए, ठीक है। उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉक टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आप रिवाइज करने की सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसको सॉल्व किया, आपने देखा कि भाई मैंने इसका आंसर ये लगाया है, तो आपने सॉल्यूशन पक्का पढ़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ने से आपके उस ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा बल्कि उसके अराउंड जो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वो मॉक टेस्ट की एनालिसिस पे अगर आप 2 घंटे लगा रहे हैं फॉर टेस्ट, तो 2 से ढाई घंटे आपके एनालिसिस पे पक्का लगने चाहिए और उसकी भी आपने आउटपुट लेनी है, ठीक है। अगेन
जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको अपना वीक एरिया पता लगेगा, तो वीक एरिया को फिर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका ना मॉक टेस्ट ने एक आसान आसान क्या काम करता है कि आपको मॉक टेस्ट ने बता दिया है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है और आपका वीक पोर्शन क्या है। तो आपको पता लगेगा भाई मुझे सिर्फ वीक पोर्शन रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ उसी को रिवाइज करिए। दोस्तों ये सारी चीजें सिनर्जी में चलेंगी, आप किसी भी एक चीज को मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि किस तरीके से आपको इफेक्टिवली आगे चलना है, और इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको हर चीज समझाई है, और शायद आपको ये बहुत क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो रिवीजन अब बहुत अच्छे से करनी है, और कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से सिर्फ सिलेबस कवरेज पर फोकस ना हो, हम साथ ब साथ या फिर जैसे ही सिलेबस कवर के बाद भी रिवीजन को जो है अंजाम दे सके। तो अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों को, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।